दोस्तों, इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जिसकी हिस्ट्री वहां के राजाओं, उनके युद्धों और एम्पायर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जो प्राचीन समय से ही नॉलेज, साइंस और यहाँ तक कि आर्किटेक्चर में भी इतनी ज्यादा एडवांस रही है कि इसकी मिसाल सिर्फ इंडिया और आसपास की कंट्रीज में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में दी जाती है। क्योंकि चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, यूनिवर्स की कंप्लीट नॉलेज या फिर ऐसी बिल्डिंग्स को उस समय बनाना जिन्हें आज तक भी बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इन सारे ही कामों में हमारे एंशिएंट इंडियंस सबसे आगे रहे थे। लेकिन यही चीज खड़ा करती है एक अजीब सा क्वेश्चन, जिसका जवाब आज की डेट में सिर्फ वेस्टर्न रिसर्चर्स ही नहीं बल्कि इंडियन रिसर्चर्स भी ढूंढने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। और वो ये है कि क्या एंशिएंट इंडियंस ने हर एक सेक्टर में जिस महारत को हासिल किया था वो क्या किसी इंसानी दिमाग की कैपेसिटी के अंदर आता है, या फिर प्रैक्टिकली किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने जो तारों से उतरकर धरती पर उतरी थी उसने हमारे पूर्वजों की मदद की थी। वेल गाइस, आखिर क्यों आज की डेट में ये थ्योरी धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है, और वो कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो काफी हद तक ये प्रूफ करते हैं कि शायद एंशिएंट इंडियंस का कनेक्शन एलियन से था। आज की ये वीडियो विद प्रूफ इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देगी। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए सॉल्व करते हैं एक ऐसी नई मिस्ट्री को जो शायद आज की हमारी नॉलेज को ही चैलेंज कर दे। असल में गाइस, बचपन से ही हम सभी ये पढ़ते हुए आए हैं कि निकोलस कॉर्पनिकस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने 16th सेंचुरी में पूरी दुनिया को ये बताया था कि सन अर्थ के चारों तरफ नहीं बल्कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करके सन का चक्कर लगाती है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर बात सॉलिड एविडेंसेस की जाए तो निकोलस से भी 1000 साल पहले ये काम हमारे देश के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी कर चुके थे। असल में गाइस, आर्यभट्ट ने 499 CE में अपने एक ग्रंथ आर्यभाटिया को लिखकर पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जैसे एक बोट में बैठा हुआ इंसान किनारे को पीछे की तरफ जाता हुआ देखता है, ठीक वैसे ही धरती पर बैठा हुआ इंसान अपनी जगह पर फिक्स्ड तारों को पीछे यानी कि वेस्ट की तरफ जाता देखता है। कहने का मतलब ये है कि अपनी इस एक्सप्लेनेशन से आर्यभट्ट पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि जिन सन और स्टार्स को हम अपने ही चारों तरफ रिवॉल्व होता हुआ समझते हैं, प्रैक्टिकली वो नहीं बल्कि हम उनका चक्कर लगाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस ग्रंथ में उन्होंने क्लियरली कैलकुलेट करके ये भी लिखा कि हमारी अर्थ एक महायुग में 1,58,22,37,500 बार घूमती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक महायुग में 43,20,000 साल होते हैं। अब अगर हम इस नंबर ऑफ रोटेशन को 43.2 लाख से डिवाइड करें तो हमें 366.25625 पर डे इन अ ईयर का हिसाब मिलता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आज की डेट में हम एटॉमिक क्लॉक के सबसे सटीक आंकड़ों को उठाकर देखें तो ये डेटा उससे कंप्लीट मैच करता है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि 5th सेंचुरी में बैठा हुआ एक ऐसा शख्स जिसके आसपास मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोग उस समय तो ये मानते थे कि धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, वो बिना किसी टेलीस्कोप या फिर हाईटेक इक्विपमेंट के इतनी सटीक कैलकुलेशन कर कैसे सकता था। एंड बाय द वे, अगर आपको ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग लग रही है तो थोड़ा सा ठहर जाइए क्योंकि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। असल में अगर आर्यभट्ट के इस ग्रंथ को कंप्लीटली पढ़ा जाए तो उन्होंने इसके अंदर हजारों साल पहले ही उन सारे ही मिसकंसेप्शन को क्लियर करा जो आज के टाइम में हमारी साइंस एड़ी चोटी तक का जोर लगाकर कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने उस समय अपने इस ग्रंथ में ये लिखा कि हमारे आसपास मौजूद प्लैनेट्स और यहाँ तक कि मून भी खुद से लाइट को इमिट नहीं करते बल्कि वो चमकने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा ये सोचिए कि जिस वक्त आर्यभट्ट ने इस एक्सप्लेनेशन को दुनिया के सामने रखा उस वक्त तो लोग सोलर एक्लिप्स और यहाँ तक कि लूनर एक्लिप्स को भी देवता के प्रकोप से जोड़कर देखते थे, लेकिन बावजूद इसके भी आर्यभट्ट ने उस समय बिना किसी टेलीस्कोप के ये प्रूफ करके दिखाया कि इन तरीके के ग्रहण सिर्फ शैडोज का एक ऐसा फिनोमेना होते हैं जिसमें अक्सर हमारे ही मून की शैडो अर्थ पर गिरती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके इस ग्रंथ में आपको हमारे कंप्लीट सोलर सिस्टम की वर्किंग, हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड और यहाँ तक कि हमारा अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना ज्यादा है इसकी भी बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन होती हुई दिखाई देंगी। और ये कैलकुलेशन अपने आप में कितनी ज्यादा ऑथेंटिक और सही थी ये समझाने के लिए मैंने एक चार्ट को बनाया है जिसमें आप भी क्लियरली 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट जी के द्वारा की गई कैलकुलेशन
और मॉडर्न नासा वैल्यूज को अलग अलग सेक्टर में कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि मार्जिन एरर हर एक जगह पर इतना नॉमिनल है कि आज तक नासा भी इस चीज को चैलेंज नहीं कर पाया है कि आर्यभट्ट अपनी कैलकुलेशन में कहीं पर भी चूके थे। और गाइज इसीलिए यहीं पर ही खड़ा होता है एक ऐसा वियर्ड सा क्वेश्चन जो आज की डेट में भी दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स के माथे को घुमाए हुए है। असल में गाइज बहुत से एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी में बिलीव रखने वाले रिसर्चर्स का ये मानना है कि आर्यभट्ट को ये सारी ही नॉलेज कहीं और से नहीं बल्कि शायद एक ऐसी परगरई सभ्यता से मिली जो ऑलरेडी हमारे प्लेनेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को रखती थी। अब देखो गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात अगर मैं खुद की करूं तो मुझे इस थ्योरी पर रत्ती भर भी बिलीव नहीं था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा यह मानना है कि भाई स्टार कॉन्स्टिलेशन या फिर अलग अलग स्टार्स की लोकेशन का पता लगाकर ये डिकोड किया जा सकता है कि हमारे प्लेनेट की रोटेशन स्पीड कितनी है और उसका प्रैक्टिकली साइज कितना है। और अगर इसी बेसिस पर देखा जाए तो आर्यभट्ट जी ने भी प्रैक्टिकली यही काम किया था, तो इसमें थ्योरिस्ट के द्वारा जबरदस्ती एलियन थ्योरी क्यों डाली जा रही है, राइट? बट गाइज, अपनी इस सोच को सही साबित करने के लिए जैसे जैसे मैंने इससे रिलेटेड एविडेंसेस को कलेक्ट करना शुरू करा, प्रैक्टिकली मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने मेरे भी बिलीफ सिस्टम को एक ही झटके में बदल कर रख दिया। असल में देखो गाइज, मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था। मुझे प्रैक्टिकली बस एक ऐसे इंसान के बारे में जानना था जो इस बात को प्रूफ कर दे कि इन सारी स्टार कॉन्स्टिलेशन या फिर प्लैनेट्स को देखकर हम अर्थ के बारे में वो सारी ही चीजों को जान सकते हैं जो प्रैक्टिकली आर्यभट्ट जी ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन सारी ही चीजों के ऊपर रिसर्च करने के बाद मेरे सामने आया एक ऐसा नाम जिसने काफी हद तक मेरी इस सोच को सही प्रूफ किया, और वो नाम था एरिस्टोस्थनीज। असल में एरिस्टोस्थनीज जो कि 240 BCE में महान ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उस समय स्टार्स और अर्थ से रिलेटेड इतनी सटीक कैलकुलेशन की थी कि उन्हें आज भी फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंगली एरिस्टोस्थनीज ने आर्यभट्ट जी से भी 700 साल पहले पूरी दुनिया को यह बताया था कि अर्थ का सरकमफ्रेंस 2,52,000 स्टेडिया है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली स्टेडिया वो मेजरिंग यूनिट है जिसका इस्तेमाल एरिस्टोस्थनीज ने उस समय अर्थ के सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए किया था। अब अगर इस पॉइंट पर हम इस मेजरिंग यूनिट की लंबाई 157 मीटर मान लें तो उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये निकलती है 39,690 किलोमीटर, जबकि आज की डेट में अर्थ का एग्जैक्ट सरकमफ्रेंस बैठता है लगभग 40,075 किलोमीटर, यानी कि एरर मार्जिन सिर्फ 0.16% से 2% के बीच। सो फाइनली इस चीज को देखकर अब डंके की चोट पर हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ स्टार्स और बाकी के प्लैनेटरी सिस्टम को देखकर आसानी से वो सारी ही चीजें अर्थ के बारे में पता लगाई जा सकती हैं जो प्रैक्टिकली एक टाइम पर आर्यभट्ट जी ने पता करके अपने ग्रंथ में लिखी। इसमें कहीं से भी एलियन थ्योरी फिट होती ही नहीं, राइट? बट गाइस, जब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डीप रिसर्च करा तो भाई मुझे इसके अंदर एक बहुत बड़ा झोल नजर आया। असल में देखो, एरिस्टोनीज ने अर्थ के साइज को बेहद ही सिंपल सी कैलकुलेशन का यूज करके निकाला था, जिसमें उन्होंने इजिप्ट के 2 शहर अलेक्जेंड्रिया और साइन को सेलेक्ट किया। जिसके बाद उन्होंने ये देखा कि गर्मियों के सबसे लंबे दिन पर साइन शहर में दोपहर का वो समय जब सूरज ठीक उनके सर के ऊपर था और किसी भी तरीके की परछाई नहीं बन रही थी, उसी समय अलेक्जेंड्रिया शहर में परछाई का एंगल 7.2 डिग्री था। इसके बाद उन्होंने दोनों ही शहरों के बीच की दूरी को नापा और इसे अर्थ के पूरे ही सरकमफ्रेंस यानी कि 360 डिग्री के रेशो में रखकर अर्थ के एग्जैक्ट सरकमफ्रेंस की कैलकुलेशन की। लेकिन गाइस, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पूरी दुनिया के सामने क्लियर होना जरूरी है। असल में देखो, एरिस्टोनीज ने जब अपनी इस कैलकुलेशन को किया था तो उन्होंने अलेक्जेंड्रिया और साइन शहर को एक ही लॉन्गिट्यूड लाइन पर रखा था, लेकिन हकीकत में अलेक्जेंड्रिया साइन से लगभग 3 डिग्री वेस्ट में है। इसके साथ ही अर्थ का शेप एक परफेक्ट गोल बॉल की तरह माना गया था, लेकिन रियलिटी बेसिस पर अर्थ पोल्स पर चपटी है, तो इस बेसिस पर अगर किसी भी एंगल से देखा जाए तो कैलकुलेशन सही निकल ही नहीं सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपको याद हो तो अब से कुछ मिनट पहले मैंने स्टेडिया नाम की एक मेजरिंग यूनिट का भी जिक्र किया था। इंटरेस्टिंगली, अलग अलग कंट्रीज में स्टेडिया की अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, जहां पर इजिप्टियन स्टेडिया 157 मीटर का है तो वहीं ग्रीक स्टेडिया 185 मीटर का। अब सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एरिस्टोनीज ने प्रैक्टिकली अपनी पूरी कैलकुलेशन में कहीं पर भी ये क्लियर नहीं किया था कि उन्होंने किस स्टेडिया का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी ही कैलकुलेशन को किया था। इवन कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि सिर्फ उनकी कैलकुलेशन सही प्रूफ करने के लिए ही उनके बहुत से अनुयायी
अनुयायियों ने स्टेडिया की मेजरमेंट को ठीक उसी तरीके का बना दिया जिससे उनका एरर मार्जिन 2% के अंदर रहे। तो उस बिहाफ पर अगर एरिस्थनीज की पूरी ही कैलकुलेशन को दोबारा से किया जाए तो उसमें भी अब एरर मार्जिन 20 से 25% बैठता है, जिसकी वजह से ये चीज एरिस्थनीज को भी उसी लाइन के अंदर खड़ा कर देती है जहां पर बहुत से पुराने गणितज्ञों ने अर्थ के साइज को मेजर करने का ट्राई किया, लेकिन उनका एरर मार्जिन हद से ज्यादा रहा। बट सरप्राइजिंगली बात अगर आर्यभट्ट जी की जाए तो उनकी कंप्लीट कैलकुलेशन में ना ही हमें ऐसा कोई मिसलीड करता हुआ मेजरिंग यूनिट नजर आता है और ना ही कैलकुलेशन में कोई ऐसा एरर जिसे उनके कन्वीनियंस के हिसाब से बाद में चेंज किया गया हो, जो अगेन हमारी इस पूरी ही रिसर्च को उसी पॉइंट पर लाकर खड़ा करता है जो ये हमसे ये बोलता है कि मे बी आर्यभट्ट जी को एक कंप्लीट नॉलेज किसी और सभ्यता से मिली। लेकिन फिर भी एक सवाल जो अंदर ही अंदर मुझे खा रहा था वो ये है दोस्तों कि चलो एक पॉइंट पर हम ये मान लेते हैं कि उनको ये सारी ही कॉस्मिक नॉलेज कि एक ऐसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता ने दी जो प्रैक्टिकली हमारी यूनिवर्स और अर्थ के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी क्या उनकी कंप्लीट लाइफ में हमें कोई ना कोई ऐसा मोमेंट या पल देखने को मिलता है जो इस ओर इशारा करे कि वास्तव में उनका कनेक्शन इन तरीके की परगरी सभ्यता से हो सकता था? वेल गाइस, जब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डीप रिसर्च किया तो मेरे हाथ लगी एक ऐसी शॉकिंग चीज जो शायद आपकी सोच को भी एक अलग डायरेक्शन दे। असल में गाइस, प्राचीन समय में अल-बर्नी नाम के एक ऐसे अफगानी स्कॉलर भी हुए जिन्होंने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जीनियस पर्सनैलिटीज की लाइफ पर डीप रिसर्च करके अलग अलग तरीके की मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा। इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपनी एक मैन्यूस्क्रिप्ट में स्पेशली इंडिया की भी कुछ जीनियस पर्सनैलिटीज के बारे में लिखा था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर हम अल-बर्नी की उन्हीं लॉस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स में से एक मैन्यूस्क्रिप्ट को उठाकर देखें तो उसमें हमें एक बेहद ही अजीब सी इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलती है, जिसमें हमें क्लियरली ये पढ़ने को मिलता है कि आर्यभट्ट जी ने जीरो का इस्तेमाल सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन में ही नहीं बल्कि स्पेस की दूरी नापने और अलुताका की गति को निर्धारित करने में भी किया था। अब नॉर्मली अलुताका पाश्तो लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हवा में उड़ने वाली एक अजीब सी चीज। अब सरप्राइजिंगली इसी पॉइंट पर हमारे सामने एक और अजीब चीज भी आकर खड़ी होती है और वो है जीरो के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। असल में देखो गाइस, बात अगर प्रैक्टिकल बेसिस की जाए तो जीरो सिर्फ एक डिजिट ही नहीं बल्कि इन्फिनिटी और नथिंगनेस का भी एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो कुछ थ्योरिस्ट ये बोलते हैं कि उस जमाने में जब लोग गिनती करने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल करते थे तब आखिर आर्यभट्ट ने इतने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को कैसे जन्म दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा तो ये भी थ्योरी दी जाती है कि क्योंकि जीरो बाइनरी डिजिट का एक नंबर है और आज के सुपर कंप्यूटर्स में इसी बाइनरी कोड 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि उस समय अगर आर्यभट्ट जी का कनेक्शन किसी एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता से हो तो उन्होंने उसी पल इस जीरो के कॉन्सेप्ट को उसी एडवांस सभ्यता से समझकर हमारे सिस्टम में उसको डेवलप करना स्टार्ट किया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत से लोगों का ये भ्रम दूर कर दूं कि भाई जीरो का इन्वेंट आर्यभट्ट जी ने नहीं किया। उन्होंने बेसिकली जीरो के इनिशियल कॉन्सेप्ट को अपने इक्वेशन में डालकर उसको पूरी दुनिया के सामने रखा था, जिसे उनके द्वारा उस समय खा कहा जाता था। जिसके बाद 7th सेंचुरी में उनके इसी कॉन्सेप्ट को बेस मानकर जीरो को एज अ डिजिट धीरे धीरे डेवलप किया गया। अब देखो गाइज, अगर इस पॉइंट पर हम बात दोबारा से अल-बर्नी की उन लॉस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स की करें तो उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में हमें आर्यभट्ट जी की एक बेहद ही अजीब सी पेंटिंग भी देखने को मिलती है, जिसमें आर्यभट्ट जी के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के बाद उन्हीं के जैसे एक इंसान को एक अजीब सा हेलमेट और वाइजर लगाए हुए दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक लंबी सिलेंड्रिकल स्टिक है जो नीचे जमीन तक जा रही है। अब देखो गाइस, जब इस चीज के ऊपर मैंने थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि हिंदू मैथोलॉजी में इसे स्वर्ण कला के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल प्राचीन समय में सोने के देवता जमीन से गोल्ड निकालने के लिए करते थे। अब देखो गाइस, अगर हम इसी पॉइंट पर अब अगर मेसोपोटामियन टेक्स्ट को भी उठाकर देखें तो वहां भी हमें अनुनाकी गॉड की कहानी पढ़ने को मिलती है, जो प्रैक्टिकली ऊपर आसमान से नीचे धरती पर गोल्ड की तलाश में आए थे और उन्होंने हमारे ही पूर्वजों को इस अनंत ब्रह्मांड की ऐसी नॉलेज दी जो आगे चलकर उन्होंने आम मनुष्यों में सर्कुलेट करी। तो देखो गाइस, अब वीडियो के इस पॉइंट पर अगर हम अल-बर्नी की मैन्यूस्क्रिप्ट्स और आर्यभट्ट जी के द्वारा की गई एडवांस कैलकुलेशन को किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉस्मिक नॉलेज से मिलाकर देखें तो हमें एक ही झटके में वो सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं जो हमसे ये बोलते हैं कि एक इंसान बिना टेक्नोलॉजी के क्लियरली इतनी सटीक कैलकुलेशन अपने ग्रंथों में कैसे लिख सकता था। और शायद यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए अब दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स इस ओर
और भी रिसर्च करना स्टार्ट कर चुके हैं कि क्या वास्तव में आर्यभट्ट जी के कनेक्शन किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सिविलाइजेशन से थे या फिर नहीं। अब देखो गाइस, ऐसा था या फिर नहीं ये तो प्रैक्टिकली आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि अभी आपने देखा है सिर्फ पार्ट 1, क्योंकि अब इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जो लिटरली आपके होश उड़ा देगा। क्योंकि गाइस, आर्यभट्ट जी तो बस शुरुआत ही थे। प्रैक्टिकली आज की डेट में हमारे देश भारत में ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो खुद हमारी आज की साइंस कहती है कि उन्हें तो कभी बनना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी केव्स मौजूद हैं जिसमें हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स में हमें बहुत से ऐसे अजीब से क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आज भी हमें यह नहीं पता कि वो प्रैक्टिकली हमारी इस धरती पर क्या कर रहे थे। और अब सबसे चौंका देने वाली बात जो हमसे ये कहती है कि खुद नासा के एक एक्स साइंटिस्ट का ये बयान है कि कोणार्क सूर्य मंदिर की आर्किटेक्चर आज की एडवांस इंजीनियरिंग के भी परे है। तो क्या वास्तव में ये माना जा सकता है कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अलग अलग एंगल पर एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन का इंटरफेरेंस किसी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल सिविलाइजेशन से हुआ? वेल गाइस, इन सब का ही जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में, लेकिन वो तब आएगा जब मुझे ये यकीन होगा कि आप वो सारी नॉलेज जानने के लिए रेडी हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला, इस वीडियो को लाइक कर 8000 लाइक तक पहुंचाना है। दूसरा, कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर टाइप कीजिएगा ताकि मुझे ये पता चले कि आप अपनी ही सभ्यता की हिस्ट्री और मिस्ट्री को जानने में कितने एक्साइटेड हैं। और लास्टली, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सी नॉलेज आप मिस कर जाएंगे। गाइस, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारी सभ्यता के पास जो रहस्य छुपे हुए हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर एक बार वो धीरे धीरे सामने आ गए तो शायद पूरी हिस्ट्री की ही किताबों को दोबारा लिखना पड़ेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद।